तो ये अपना लेक्चर नंबर है 13। पिछले लेक्चर में आपको पता है कॉम्पटन इफेक्ट का जो मैथमेटिकल एनालिसिस था वो अपन ने देख लिया। ठीक है, गणितीय सत्यापन वो हमने कर लिया था, मैथमेटिकल एनालिसिस। अब सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। थोड़ा नीचे कर दूं मैं इसको। हाँ भाई, अब सही है एकदम। चलो, अब मैं ये कह रहा था कि अब इसके आगे हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसके तहत हमने क्या सीखा था कि ये छोटी सी ग्रेफाइट की छड़ है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंसिडेंट करवाया था। इंसिडेंट करवाने के बाद ये इधर चली गई थी। ठीक है, ये तो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था जब हमने नॉर्मली आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के बारे में समझाया था। लेकिन उसके बाद में ये तो डायग्राम नंबर फर्स्ट था। डायग्राम नंबर सेकंड की बात करता हूँ तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन था जो कि रेस्ट स्टेट में था, और ये आपका आता है फोटोन, इधर से आता हुआ इधर जाएगा, और ये फोटोन तो चला जाएगा इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि एग्जाम में सवाल आता है कि जो आपका रेस्ट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में गया, किस एंगल पे गया, तो उसे प्रतिक्षिप्त या फिर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को फाइंड करो, उसकी डायरेक्शन को बताओ। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल लो। अपना टॉपिक है अगला, यही टॉपिक है। ठीक है, और 1 मिनट जो मैं कहूँ वो करो फटाफट से। फटाफट से जो आपकी मैथमेटिकल जो गणना हमने कल करी थी ना, उस गणना को 1 मिनट दोबारा रिवाइज कर लो। मान साहब, पूजा कुमारी, दोनों अभी लाइव देख रहे हैं, तो दोनों से निवेदन है कि जो मैंने कल आपको मैथमेटिकल गणना करवाई थी ना, उसको 1 मिनट रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वही इक्वेशन जो पीछे हमने काम ली थी ना, उसी का यूज करके मैं आगे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को निकालने वाला हूँ, उसकी दिशा को निकालने वाला हूँ। और ऑडियो वीडियो प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। फटाफट से रिवीजन करो, फिर मैं डेरिवेशन को करवाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई, मान साहब ने कह दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कर ले रिवीजन। रिवीजन कर लिया भैया? अब सुनो, अब सारे बच्चे बिल्कुल तरीके से सुनेंगे, बिल्कुल तरीके से। देखो, एक एक स्टेप को मैं बहुत ही तरीके से लिखूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वी नो दैट, हम जानते हैं। समीकरण 4 और 5 से, इक्वेशन 4 एंड 5 से। अब इक्वेशन 4 और 5 क्या है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो, एम वी सी, कहीं पे अगर मैं मिस्टेक कर देता हूं तो मुझे कमेंट कर देना। एम वी सी साइन थीटा, एच न्यू डैश
साइन फाई, ये आपका समीकरण नंबर 4। एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश कोस फाई, ये हमारे पास समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब क्या करा है, सिंपल मैंने छोटा सा काम किया कि समीकरण नंबर जो 4 है उसमें मैंने 5 का भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया मैंने। कर दो डिवाइड, देखो क्या होगा। एम वी सी साइन थीटा अपॉन में एम वी सी कोस थीटा बराबर एच न्यू डैश साइन फाई अपॉन में एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश कोस फाई। अब प्यारे बच्चों, आपके मन में 2 या 3 सवाल जनरेट हो रहे होंगे कि सर पहली बात तो आपने समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग क्यों लगाया। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, अपन क्या निकाल रहे हैं। अगर अपनी अंतरात्मा से थोड़ा सा पूछने की कोशिश करोगे आप, तो आप निकालने की क्या कोशिश कर रहे हो, आप निकाल रहे हो दिशा, आप निकाल रहे हो डायरेक्शन। अब आपको पता है डायरेक्शन निकालने के लिए हमें थीटा एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो साफ सी बात है, अब हम थीटा निकालना है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे साइन अपॉन में कोस, जब अपन भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद टेन थीटा यहाँ पे बन जाएगा, और टेन थीटा बनते अपन डायरेक्शन को निकाल लेंगे। क्योंकि आपने शायद 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी अपन डायरेक्शन की बात करते हैं ना, दिशा, तो वहां पर हमेशा हम टेन थीटा की क्या करते हैं भैया, गणना करते हैं, मतलब टेन थीटा को निकालते हैं। सुना होगा आपने और कई बार करा भी होगा। टेन थीटा के बारे में अपन काम करते हैं। चलो अब क्या करना है, देखो ये आपका एम वी सी से एम वी सी कैंसिल हो गया, इधर बन गया आपका टेन थीटा, और इधर क्या बन गया, देखो ध्यान से एक बार, इधर बन गया आपका एच न्यू डैश, और ये आपका साइन फाई अपोन में मैंने क्या करा, नीचे से एच न्यू डैश ले लिया कॉमन। ठीक है, और जैसे एच न्यू डैश मैंने कॉमन ले लिया, तो आपको पता है एच और ये न्यू डैश, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा न्यू अपोन में न्यू डैश और माइनस का कोस फाई। देखो आराम से, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 5 में से नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, समीकरण नंबर 5 में मैंने एच न्यू डैश कॉमन ले लिया, तो आपको पता है क्या बचेगा, सिंपल एच यहाँ पे न्यू बच जाएगा, और न्यू डैश मैंने बाहर कॉमन लिया है, तो न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस का कोस फाई। बोलो यहाँ तक सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वही बात बच्चे सर कॉमन क्यों लिया है, अरे कॉमन इसलिए ले लिया क्योंकि ऊपर भी एच न्यू डैश है और नीचे भी एच न्यू डैश, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। और मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जब भी कॉन्सेप्ट आपका पूरा होगा तो मैं बोलता रहता हूँ कि कमेंट करो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो आपको अगर कोई डाउट नहीं आता है ना, तो कमेंट मत किया करो। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचा, देखो ये है आपका टेन थीटा बराबर, और इसका मतलब और इसका मतलब समझते हो ना आप, इक्वल टू का साइन और एक एरो का साइन। एरो का साइन का मतलब होता है कि आगे की ओर, और इक्वल टू का मतलब होता है बराबर इसके, इज इक्वल टू में। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, देखो साइन फाई अपोन में न्यू अपोन में न्यू डैश और माइनस का कोस फाई बन गया। ये आप इसको नाम दे दो, समीकरण नंबर दे दो भाई 4 5, तो ये हो गया। ठीक है, और पीछे कहाँ तक दे दिया था, अगर मैं थोड़ा चेक करने की कोशिश करूँ तो पीछे मैं एक बार चेक करता हूँ, आपने लास्ट कितना इक्वेशन दिया था, हाँ हाँ बिल्कुल, डेल्टा लैम्डा वाली इक्वेशन है उसको आपने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 9, नहीं इक्वेशन नंबर 8 दिया था, इसको 9 दे दो आप, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है आपका उसी डेरिवेशन का पार्ट है अगला वाला। ठीक है, उसी डेरिवेशन का पार्ट है। तो समीकरण नंबर 9 आपने कर लिया, तो एक काम करो फटाफट यहाँ तक उतार लो, यहाँ तक उतार लो, कोई डाउट है तो बोल दो, फिर अपन इसके आगे वाला पार्ट करते हैं। अब क्या करूंगा मैं इसके अंदर, छोटा सा काम करूंगा कि जो न्यू और न्यू डैश है ना, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो टेन थीटा का मान जो है कंप्लीट तरीके से
आ जाएगा। आप कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले यहाँ तक आराम से उतार लो। मान साहब कह रहे से उतार लिया। हाँ भाई पूजा, आराम से उतार लो आप भी, थोड़ा जल्दी कर लिया करो, बाकी मैं धीरे धीरे लिखा रहा हूँ, वैसे तो कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, ऐसे कोई भगने वाला काम नहीं करेंगे अपन। चलो भाई डन हो गया। अब सुनो, अब इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं। देखो अब ध्यान सुनना, मैं यहां पर लिख रहा हूं इस जगह पे लिख रहा हूं मैं ना, यहां पे लिख रहा हूं कॉम्पटन प्रभाव के गणितीय विश्लेषण से। कॉम्पटन प्रभाव के गणितीय विश्लेषण से मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो लिख लो आप, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। अब मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा थोड़ा सा तरीके से देख लेना, बाकी कोई समस्या होगी नहीं। प्यारे बच्चों, एक न्यू माइनस का न्यू डैश अपॉन में न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर 1 - का कोस फाई, इस प्रकार से एक इक्वेशन बनी थी, आपको पता हो तो। अगर आप पीछे देखोगे तो ये इक्वेशन आपकी बनी थी, और इस इक्वेशन की सहायता से मैं क्या करूंगा, ये न्यू अपॉन न्यू डैश है ना, इसकी वैल्यू निकालूंगा, और मुझे इसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब देख लो आप पीछे, ये आपको इक्वेशन दिख जाएगी। अब आगे चलूं मैं। अब मैंने क्या करा, यहां पर भी आप लाइन खींच लो अच्छे तरीके से। अब मैंने क्या करा, इधर चला गया मैं। अब इधर जाने के बाद देखो ध्यान से, न्यू अपॉन में न्यू न्यू डैश माइनस का न्यू डैश अपॉन में न्यू और न्यू डैश बराबर एच अपॉन में क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर, और क्या है 1 - का कोस फाइव। पर्सनली मैंने डिवाइड कर दिया एक एक टर्म को, देखो इसको मैंने इसके डिवाइड कर दिया नीचे, और माइनस का न्यू डैश के नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद आपको पता है यहाँ से ये न्यू से एक न्यू कैंसिल, यहाँ से न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल, क्या बचेगा देखो 1 में बचेगा न्यू डैश माइनस का 1 में न्यू, एक एक टर्म को देखते हुए चलो भाई। H में एम नॉट सी स्क्वायर, जितना आसान आप सोच रहे हो ना डेरिवेशन, उतना सिंपल होगा नहीं ये, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो टीचर इस प्रकार करवाते थे इसको कि पता नहीं क्या करवा दिया कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। अब मैं जितना सिंपल हो सकता है डेरिवेशन को बिल्कुल आराम आराम से करो, लगना नहीं चाहिए कि डेरिवेशन हार्ड है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैंने इतना काम कर दिया, अब आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए न्यू अपॉन में न्यू डैश, सही है ना। तो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, इन दोनों में से मैंने 1/न्यू को मैंने बाहर लिया कॉमन। कॉमन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे न्यू अपॉन न्यू डैश वाली टर्म बनानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 1/न्यू, आपको पता है कि यहाँ पर न्यू नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, ये साफ सी बात है। और मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, आप देख लो। ठीक है, H/, तो कॉमन कैसे लिया है सभी को समझ में आ गया ना। कॉमन मैंने किस प्रकार लिया है, अरे भैया ये दोनों टर्म है, एक तो आपकी ये वाली टर्म है और एक आपकी ये वाली टर्म है, दोनों में से मैंने 1/न्यू कॉमन लिया। लेकिन आपको पता है पहली वाले टर्म के अंदर 1/न्यू नहीं है, अगर नहीं होगी तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा उससे, और माइनस का यहाँ से तो मैंने 1/न्यू बाहर निकाल ही लिया, तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, अब आपको पता है जैसे ही मैं इस 1/न्यू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही मिलने वाला है। लेकिन मुझे क्या करना था,
मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि मुझे न्यू अपॉन न्यू डैश जो कि आपको टेन थीटा में दिख रहा है, न्यू अपॉन न्यू डैश, मुझे इसका मान चाहिए होगा। अरे तो चाहिए तो उसी के लिए तो काम कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। तो चलो, अब हमारा काम बनता दिखाई दे रहा है। अब इस न्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इधर और इस वन को मैं भेज दूं उधर तो हमारा काम बन जाएगा। देखो, न्यू अपॉन में न्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एच न्यू अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर, और वन माइनस का ये आ गया आपका कोस फाई, और प्लस का हमारे पास आ गया वन, ये आपका आ गया न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको आप समीकरण नंबर 10 भी दे सकते हो, देना चाहो तो दे सकते हो। समीकरण कोई फिक्स नहीं है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे काम करना है। समीकरण नंबर 10 का मान अपन समीकरण नंबर 9 में रखेंगे और टेन थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, फटाफट यहां से लेकर यहां तक उतार लो। दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा, आपके मन में छोटे से छोटा सवाल आएगा ना मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं खुद पढ़ता था ना तो मुझे दिक्कत आती थी, है कि नहीं है। तो इसलिए हर एक छोटे से छोटा सवाल मैं पहले ही बोल दूंगा आपको, ठीक है। फटाफट लिखो फिर मैं आगे चलूं। चलो भाई, अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब सुनना, अब आपको पता है क्या करना है। इस 10 का जो मान है चुपचाप उठाकर कहाँ रखना है, 9 के अंदर। चले, चलो भैया रख देते हैं उठा के, इसको मैं उठा रहा हूं यहां से। अगर आप पीछे रह भी जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास आपके पास आएगी। तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि समीकरण नंबर 9 में 10 से मान रखने पर, मैं लिख देता हूं पर्सनली यहाँ पे, समीकरण 9 में 10 से मान रखने पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 9 फ्रॉम 10, लिख लो वैसे तो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 9 फ्रॉम 10। अब देखो बिल्कुल तरीके से सुनना, अब यहां पे टेन थीटा बराबर, अब एक बार चेक करो पीछे, एक बार चेक करो समीकरण नंबर 9 में जो वैल्यू थी ना, तो यहां पे आप चेक करना समीकरण नंबर 9 में किसकी वैल्यू रखनी है अपन को, न्यू अपॉन न्यू डैश की। तो ऊपर क्या था आपको पता है, ऊपर था साइन था ऊपर ना, ऊपर था साइन फाई, और अपॉन में क्या था, न्यू अपॉन न्यू डैश। तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है, उसकी वैल्यू रखनी है अपन को एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर, वन माइनस का कोस फाई, और प्लस का वन, ठीक है। और माइनस में आपका क्या था, कोस भी था, कोस फाई भी था, सही है ना।
ठीक है, तो ये एच को हटाओ, एच ऊपर नहीं आएगा। अब एक काम और करो छोटा सा, इतना ही कर लिया है तो छोटा सा एक काम और करो कि यहाँ पे कुछ टर्म लेट करो। लेट यानी माना, क्या मानना है कि ये एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर, जो टर्म आपको बड़ी दिख रही है ना, इसकी जगह आप अल्फा मान लो। क्या मान लो? अल्फा मान लो। अरे भाई ऐसा कोई रटने वाला सिस्टम नहीं है, अल्फा बस कांस्टेंट अपन ने मान के चल लिया, क्योंकि हमारा जो ये इक्वेशन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, हकीकत बताऊं, फिजिक्स की तो हकीकत ये है कि यहाँ पे लगभग मोस्टली 80% जो पार्ट है ना वो याद करने का होता है। ठीक है। मान साहब कह रहे हैं कि सर नोट्स भी साथ साथ लिख दो, थ्योरी भी पढ़ लेंगे। अरे यार एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ थ्योरी को भूल जाओ, मेरे सामने थ्योरी नाम का वर्ड आना ही नहीं चाहिए बस। जहाँ पे लगेगा ना मुझे कि थ्योरी आपको बतानी चाहिए या फिर पढ़ानी चाहिए, मैं थ्योरी लिखवाऊंगा साथ के साथ। मैं प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ आपको एकदम, इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं थ्योरी जहाँ पे लिखवानी होगी लिखवा दूंगा, बाकी थ्योरी नाम ही मत लो। और नोट्स मिलेंगे आपको यूनिट कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले नोट्स में नहीं दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है। अब आपकी इच्छा हो तो आप नोट्स बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। ठीक है। चलो, क्योंकि नोट्स पहले देने से बच्चे हो जाते हैं आज़ाद, बच्चे हो जाते हैं फ्रीडम महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास नोट्स तो आए गए, अब क्लास लेने से क्या मतलब, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, और उनसे होगा कुछ नहीं। ठीक है। उसमें क्या होगा कि मेरा नुकसान है, कि बच्चों का करियर खराब होगा और बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, और उसमें मेरा नुकसान है कि नहीं है? अब सुनो प्यारे बच्चों, मैंने तरीके से एच न्यू अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर को मैंने अल्फा मान लिया है, मान लिया भैया। तो अब क्या करें, हम तो मजबूर हैं। अल्फा वन माइनस का ये आ गया मेरे पास में कोस फाइव, और यहाँ पे देखो प्लस वन माइनस का ये आ गया आपका कोस फाइव। अब आपको पता है यहाँ पर दोनों जगह वन माइनस का कोस फाइव और वन माइनस का कोस फाइव, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। अगर मैं एक काम करूँ छोटा सा, ये मैंने एरो का निशान बनाया है, मतलब आगे लिख रहा हूँ मैं, टेन थीटा बराबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन फाइव अपॉन में, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे वन माइनस का कोस फाइव कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या देखो, अल्फा और अल्फा प्लस का वन बच जाएगा। देख लो आप, मैंने वन माइनस का कोस फाइव यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अल्फा तो यहाँ से बच जाएगा और प्लस का वन यहाँ से बच जाएगा। है कि नहीं है? बात बताओ। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बता दो कोई दिक्कत है तो भैया, किसी को भी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी ना? सही है। अब उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, क्योंकि देखो हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो हम तो सब जानते हैं। प्यारे बच्चों, साइन, अगर मैं यहाँ पे ये ऊपर फाइव लिखा हुआ है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि गुरुजी मैं जानता हूँ क्या होता है, टू साइन थीटा डॉट में कोस थीटा। लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूँ साइन थीटा की या फिर साइन फाई की, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, टू साइन फाइव बाई टू और डॉट में कोस फाइव बाई टू। है कि नहीं है बताओ? अरे भैया साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा डॉट में कोस थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई टू हो जाएगा। है कि नहीं है? उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वन माइनस का कोस थीटा की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको पता है यहाँ पर टू थीटा नहीं है भाई, वन माइनस का कोस टू थीटा नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई में टू हो जाएगा। तो आप याद कर लो उन फॉर्मूलों को और उसकी जगह आप हाफ कर दो। अरे ये तो काफी बार करा है आपने, ये कोई नई बात थोड़ी है आपके लिए, ये तो बहुत बार किया होगा। अब आपने ये सारी वैल्यू सुनी है, तो अब क्या करें, फटाफट से यहाँ पे इसका मान पुट कर दो। तो पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू, वैल्यू का मान रख दो फटाफट। अब जैसे आप मान रखोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, टेन थीटा बराबर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा देखो, टू साइन, गलती मत करना बस, फाइव बाई टू डॉट में आपके पास आ गया कोस फाइव बाई टू,
और अपॉन में मैं बता दूं आपको तरीके से, ये 1 - का कोस फाइव की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2 sin² 5/2 और अल्फा प्लस का 1 मेरा ऐसे कैसे है। प्यारे बच्चों, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल, ये आपका 2 से ये 2 कैंसिल है कि नहीं है। अब थोड़ा सा अगर आप इजाजत दो मुझे, परमिशन दे दो, तो मैं इसको ऊपर कर दूं। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो टेन थीटा बराबर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया कोस अपॉन में साइन। और आपको पता है कोस अपॉन में साइन क्या बनाता है, कोट बनाता है। तो ये बन जाएगा आपके पास में कोट 5/2 और अपॉन में एल्फा प्लस 1, तो ऐसे के ऐसे रहेगा। ठीक है। अब एक काम करो, आपको देखो ईमानदारी से बताओ, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था थीटा, आपको चाहिए था थीटा डायरेक्शन, दिशा चाहिए थी। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा है। तो अगर मुझे थीटा निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और थीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स, और यहाँ पर होगा आपका कोट 5/2 अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे अल्फा प्लस का 1। प्यारे बच्चों, ये आपका आ गया है थीटा, ये आपकी डायरेक्शन आ गई है। समय का नंबर इसको आराम दे दो आप 11। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 11 आ गई। देखो इस तरीके से करेंगे ना, मजा आ जाएगा। मान साहब कह रहे हैं कि सर सीखकर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है और मेरी सेकेंड ईयर में 80% बनी है। आपको पहले तो बधाई हो परसेंटेज के लिए, और देखो लगातार मेहनत करते रहोगे। मैं तो एक मानता हूं सफलता का एक मूल मंत्र है, सफलता का एक मूल मंत्र है। बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे में दिमाग नहीं है, मैं थोड़ा कमजोर हूं पढ़ने में, ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, क्लिक भी नहीं होते हैं। भैया कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बकवास बातें हैं। निरंतरता, रेगुलर, अगर आप किसी चीज को पढ़ते हुए जाते हो ना, मैं कह सकता हूं कोई भी बच्चा हो, डफोर से डफोर बच्चा हो ना, बिल्कुल कमजोर, वो बच्चा भी शानदार प्रश्न बना सकता है, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो 10th 12th किसी भी हो। लेकिन बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा चाहता है कि मैं एक दिन में पढ़ूं और मेरी परसेंटेज बन जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये तो आपको पता है कि नहीं है। और फिर बच्चा क्या है कि डिप्रेशन में आके और फिर लास्ट टाइम एग्जाम में पढ़ता है, उससे कुछ भी हो नहीं पाता। इसलिए लगातार पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, रिजल्ट ही कुछ और आएगा। अब कुछ लोग हैं जो लगातार पढ़ नहीं रहे, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास खूब टाइम पड़ा है, अभी तो अभी हमारे पास टाइम का अभाव कहाँ पे है, और अभी हमारे पास तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी खूब पड़ी है, खूब पढ़ लेंगे आराम से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये अक्टूबर नवंबर तो पता नहीं चले कब निकल गई। ठीक है, ये पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे मान साहब कह रहे हैं कि सर मैं सिर्फ 1.5 मंथ पढ़ा था। ठीक है, अब देखो एक तो क्या, लास्ट ईयर आपको पता सिलेबस ऑफ हो गया था, और उसके साथ साथ में काफी छूट भी मिल गई थी। तो लास्ट ईयर से और इस साल से तो रात दिन का फर्क है, रात और दिन का फर्क है। अगर बच्चे अभी समझ जाएंगे इस कंडीशन को तो बेहतर रहेगा, नहीं तो क्या है, कई बच्चे तो उसमें भी हैं, अभी घमंड में भी हैं कि गुरुजी हमारी तो देखो 75 80 तो ऐसे ही बन गई। अब इस बार थोड़ा कम पढ़ लेंगे और थोड़ा लेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 50 55 तो बनी जाएगी। मैं कह रहा हूँ हवा नहीं लगेगी। 50 55 छोड़ो, आपके पास होने की उम्मीद नहीं होगी। इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बाकी जैसा सूटेबल लगे वैसे पढ़ो आराम से। बाकी मैं तो इतना ही कहूंगा, ज्यादा कहने से भी देखो वही बात है, मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे ज्ञानी खूब है, ज्ञान देने की रिक्वायरमेंट उनको है ही नहीं। तो मुझे बताओ यहां तक आपको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे तुरंत कमेंट कर दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन।
हाँ भाई, तो इतना कर लिया। तो अब आप थोड़ा समझो। देखो, हमारा काम केवल डेरिवेशन करने का नहीं है। हमारा काम डेरिवेशन करने का नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए क्या होगा? देखो, आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए इसलिए होगा क्योंकि देखो भाई, डेरिवेशन तो कर लिया आपने। उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, कितने नंबर का आएगा, इसका ज्ञान भी आपको जरूर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपके सवाल आएगा ना, वो इस प्रकार आएगा कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करो। एक सवाल तो ये आएगा कि कॉम्पटन इफेक्ट जो आपका है, कॉम्पटन इफेक्ट, इसको आप करो एक्सप्लेन। और आप डेल्टा लैम्डा, जो आपका कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्पटन विस्थापन है, उसको निकालो। सेकंड सवाल आपका बन जाएगा यहां से, आपका जो इलेक्ट्रॉन की प्रतिक्षिप्त दिशा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर की मैं बात करूं, तो तीसरे नंबर का सवाल आता है कि जो ये प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन था आपका, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन जो है उसकी आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। मतलब जो रेस्ट स्टेट में आपका ये इलेक्ट्रॉन था और ये आपका फोटोन आया और फोटोन आके टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन किस गति से, किस वेलोसिटी से इधर नीचे की तरफ गया, तो वो वेलोसिटी भी आपको निकालनी पड़ेगी। और एग्जाम में वेलोसिटी भी काफी बार पूछी गई है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है, प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है सारे जो सवाल आते हैं वो 3 नंबर के सवाल आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं आपके 3 नंबर के। ठीक है, 3 नंबर में आएंगे। चलो भैया, हाँ भाई, मान साहब कह रहे हैं कि सर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्लास डिस्टर्ब होती है और मैं साथ साथ ही लिख लेता हूँ। चलो अच्छी बात है। वैसे देखो, मैं कह रहा हूँ कमेंट इसलिए होता है कि कभी आपको दिक्कत आए तो कमेंट कर दो। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत नहीं है ना तो बस बढ़िया है, कमेंट ना करो तो ही अच्छा है। और मैं टाइम दे दूंगा आपको प्रॉपर, ऐसी बात नहीं है लिखने का भी। और मैं वैसे बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ, एक एक चीज को अपन बहुत ही समझ समझ के लिख रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही आराम से एकदम क्लियर तरीके से समझेंगे, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। डायग्राम आपको पता ही है कि डायग्राम बताने की जरूरत मुझे है नहीं। वही आपका रेस्ट स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन, वही आपका फोटोन, ये टकराएगा और इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा और ये फोटोन आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम तो पता ही है आपको, डायग्राम बताने की तो मुझे आवश्यकता होगी नहीं बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब इसके बाद में क्या करें अपन? चलें आगे, बताते हैं आपको कुछ, एक महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट। इसको कैसे निकालेंगे सुनो। यहां पर है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट स्टेट में है, बिल्कुल विराम अवस्था में खड़ा हुआ है। और उसके बाद भाई, ये डायग्राम तो आपका फर्स्ट डायग्राम था, सेकंड डायग्राम भी अगर मैं बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। यहाँ पे ये आपकी ग्रेफाइट छड़, यहां से आपका ये फोटोन आता है इस प्रकार और ये टकरा कर वापिस चला जाता है। ठीक है, तो आपको पता है ये टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले जो आपका फोटोन था, अगर उसकी एनर्जी की बात करूं मैं, तो वो कितनी है हमारे पास, एच न्यू है। और जैसे ही आपका फोटोन जो है टकरा कर चला जाएगा,
तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, एच न्यू डैश। सही है ना। तो अब यहां पे क्या करता हूं मैं, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी, तो जो हमारे पास फोटोन आया उसकी एनर्जी और फोटोन गया उसकी एनर्जी, और उन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन गया नीचे की साइड में, तो जो एनर्जी आपकी बचेगी, तो साफ सी बात है वो एनर्जी का जो गैप है वो कहाँ जाएगा, वो एनर्जी का गैप, इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया था ना अपन ने, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने में जो एनर्जी खर्च होगी, तो बीच का जो गैप आएगा ना एच न्यू और माइनस का एच न्यू डैश में, तो वो जो एनर्जी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? समझे? नहीं समझे? वापिस समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अपना जो फोटोन है वो यहां से आया, ठीक है, आने के बाद आपको पता है फोटोन चला भी गया। अब आपको पता है फोटोन की जो एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, आने वाली फोटोन की, और फिर जैसे टक्कर करी, टक्कर के बाद जो फोटोन गया उसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू डैश। अब आपको पता है कि इस फोटोन ने इस रेस्ट स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर करी थी, टक्कर दी थी इसने। अब जैसे टक्कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे की तरफ और फोटोन गया ऊपर की तरफ। तो भैया जो स्टार्टिंग में फोटोन के पास पूरी एनर्जी थी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट स्टेट में था। अब जैसे ही कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा और टकराने के बाद उसको इधर धक्का दे देगा, तो उसने कुछ न कुछ एनर्जी ट्रांसफर करी होगी, और वो एनर्जी ट्रांसफर करी है, उस एनर्जी का मान ही निकालना है, और वही आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसे निकालना पड़ेगा अपन को इस तरीके से। फोटोन की टोटल एनर्जी, और फोटोन टक्कर के बाद जब इधर गया तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे गया, इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी को निकालने के लिए मुझे इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और वो आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही है। बता दो कमेंट करके एक बार, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? भाई समझ में आ गया ना आपको इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड कर रहे हैं अपन? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो ही कमेंट करना। चलो भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, और यहाँ पे लिखो, देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, और ये आपका है इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से एच न्यू को बाहर लिया, तो वन माइनस का बन गया हमारे पास, क्या बन गया बताओ, ये न्यू डैश अपॉन में क्या बन गया, न्यू। सही है ना, एकदम कोई दिक्कत थोड़ी है। और आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही मशक्कत करके, खून पसीना एक करके, न्यू अपॉन न्यू डैश की जो वैल्यू है वो निकाली थी, अल्फा वन माइनस का कोस फाई और प्लस का वन, ये मैंने निकाली थी। और न्यू अपन न्यू डैश बराबर अल्फा वन माइनस का कोस फाई प्लस का वन मैंने निकाली थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये मेरे पास एच न्यू ऐसे कैसे, वन माइनस न्यू डैश अपॉन में क्या है, न्यू है, और आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, न्यू अपॉन न्यू डैश की, तो ये क्या आ जाएगी अपॉन में, वन अपॉन में ये हमारे पास आ जाएगी अल्फा वन माइनस का कोस फाई और प्लस का वन आएगा। देख लो, मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं अपन, को ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने करा कि यार थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आगे की तरफ लिखा मैंने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एच नहीं तो बाहर ऐसे कैसे है ही, मैंने नीचे की तरफ ले लिया एल्शियम, के ले लिया अल्फा वन माइनस का कोस फाई और प्लस का वन मैंने ले लिया एल्शियम। अब आपको पता है जैसे मैं एल्शियम लूंगा तो ये टर्म पूरी कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में अल्फा वन माइनस का कोस फाई और प्लस का वन भी है और माइनस का वन भी है, तो वन से वन तो अपना भाई दुश्मन है एक दूसरे के, तो ये कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, भाई देखो बताओ तो फटाफट से, छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन बराबर, हमारे पास बचेगा एच न्यू, ठीक है, और ये हमारे पास में अल्फा है ही, और वन माइनस का कोस फाई
और अपॉन में देखो नीचे ऐसे कैसे लिखा हुआ है, अल्फा 1 - का कोस फाई और प्लस का 1। ये ब्रैकेट को बंद कर दो, इसके साथ नहीं है, वो अलग है। तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आती है। और यही आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकल के आती है। देख लो, मतलब अपन ने किस प्रकार निकाला है, कोई गलत काम थोड़ी किया है, बिल्कुल अपन कॉन्सेप्ट से चले हैं और कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने पूरा काम किया है। तो फटाफट उतारो यहां तक, फटाफट उतार लो। अरे कोई समस्या है तो बताओ ना, कोई समस्या है तो बताओ। बाकी इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि एक एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन, जहां पे लगेगा ना कि भाई कैलकुलेशन हार्ड है, वहां पे मैं पहले ही 2 3 4 5 बार बता दूंगा। वैसे मैं दिक्कत आने ही नहीं दूंगा। चलो भैया, फटाफट लिख लो इसको। हाँ भाई, पूजा कह रही है कि सर एक बार रिवाइज करा दो। सुनो, देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश क्यों लिखा है, ऐसा क्यों कर दिया आपने। सुनो, देखो मैं तो सिंपल सी बात ये कहता हूं कि ये मेरे पास, देखो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना अपन। ये मेरे पास क्या है भैया, रेस्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये मेरा क्या है, फोटोन है। अब आपको पता है कि जैसे ही मैंने, ये हमारे पास फोटोन है, इसने टक्कर करी, टक्कर के बाद ये चला गया आपका इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, और ये चला गया फोटोन आपका उधर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि फोटोन की टोटल एनर्जी थी 10 जूल, मान लो फोटोन की टोटल एनर्जी थी 10 जूल। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, नीचे की तरफ चला गया। तो अब नीचे की तरफ चला गया तो साफ सी बात है यार, ये जो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी लेके आया था, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को दी होगी ना, तभी तो यहां से इधर गया है, नहीं तो यहीं के यहीं रहता ये। तो अब क्या करा इसने कि 10 में से 3 जूल या 4 जूल एनर्जी दे दी इसको, इलेक्ट्रॉन को। तो अब इसके पास कितनी बची, 10 में से 4 को माइनस कर दो तो 6 बचेगी। तो साफ सी बात है, आपको बता गया ये टक्कर से पहले की एनर्जी कितनी है, 10 जूल, और टक्कर के बाद भी एनर्जी कितनी है, 10 जूल ही है। लेकिन 4 तो इलेक्ट्रॉन के पास में है और 6 कहां पे, आपके फोटोन के पास में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, दिमाग में एक इमेज बन भी गई होगी। और अपना एक्सपेरिमेंट है, इसको मैंने साइड में कर लिया। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने एच न्यू को ले लिया बाहर कॉमन, यहाँ पे आ गया 1 माइनस का न्यू डैश अपॉन में न्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्या है, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, न्यू डैश अपॉन में न्यू, इसको उल्टा कर देंगे तो बात वही है। तो 1 अपॉन में ये वैल्यू मैंने लिख दी, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आपके सामने है। अब बताओ, हाँ भाई अब बताओ। हाँ भाई अब डन है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो लिख भी लिया होगा सभी ने, ठीक है, लिख भी लिया होगा। चलो अब मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, है ना, ठीक है। वैसे अब मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ तो आपने लिख भी लिया होगा। चलो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन यहां पे लेते हैं केस, अब करेंगे अपन केस स्टडी। केस नंबर फर्स्ट आपका है, अगर मैं मान लो कि फाइव बराबर यहां पे ले लेता हूं 0, ठीक है, फाइव बराबर 0 लूंगा। तो आपको खुद को भी पता है कि यार 1 माइनस का कोस 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस का 1 0 बन जाएगा, और जैसे 0 बना पूरी कहानी खत्म। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। अब इसको अब एक्सपेरिमेंट से देखना चाहो तब भी देख सकते हो। भाई एक्सपेरिमेंट से देखना चाहो ना कि अगर फाइव का मान 0 डिग्री है तो काइनेटिक एनर्जी का मान 0 कैसे हो गया। अब एक्सपेरिमेंट से देखो तो बताओ। देखो जैसे मान लो कि ये आपके पास क्या फोटोन है, आया, अब ये इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्या कह रहा है कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा, तो एंगल 0 डिग्री का तो मतलब क्या हुआ कि ना तो इलेक्ट्रॉन नीचे गया और ना ही ऊपर गया, ये तो यहीं का यही है।
तो साफ सी बात है, अगर ये यहीं का यहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। केस नंबर सेकंड पे लेता हूं मैं, देखो केस नंबर आपका सेकंड। एंगल आ गया हमारे पास, फाई का मान आ गया 90 डिग्री। आपको पता है कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आ जाएगा, देखो कुछ ना कुछ होगा, 0 थोड़ी होगा। एच न्यू एल्फा अपॉन में क्या होगा यहाँ पे, एल्फा प्लस 1। ये काइनेटिक एनर्जी का मान आ गया जब हमारे पास फाई एंगल का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मान लो केस नंबर थर्ड की बात करें तो केस नंबर थर्ड में हम बात करेंगे, अगर एंगल का मान फाई बराबर पाई हो, या आप 180 भी लिख सकते हो, 180 डिग्री। तो आपको पता है कोस 180 का मान क्या होता है, कोस 180 का मान होता है -1। तो देखो माइनस का वन प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास में 2h न्यू एल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1। ये हमारे पास आएगा। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अरे भाई यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? नहीं है किसी को भी दिक्कत? ठीक है, यहां तक उतारो, फिर मैं आगे चलता हूं, है ना। यहां तक उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूं। क्योंकि आपको पता हो तो हमने पूरे डेरिवेशन के अंदर अल्फा कांस्टेंट का जो मान है वो कितना ले रखा था, याद करो, एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर। अल्फा का मान क्या ले रखा था, एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर। याद करो, भूलो मत हो। वैसे भूलना जरूरी भी है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सारी बातें तो याद रख नहीं सकते ना, तो कुछ न कुछ चीज़ तो आपको भूलनी पड़ेगी। बस भूलना जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक उतारो, फिर हम क्या करेंगे, इस केस नंबर थर्ड में ये जो अल्फा का मान आया है इसको रख देंगे, बस बात बराबर है। और कुछ थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे तो कर देंगे, और बाकी अपना डेरिवेशन कंप्लीट है जयराम जी की। चलो भाई, वैसे भी आप बिल्कुल साथ साथ उतार रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो मैं आगे चल लूँ। चलो भैया, अब छोटा सा काम है। देखो केस नंबर थर्ड तक भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे मैं और कर देता हूँ, और जहाँ तक आपसे पूछेगा वहाँ तक दे देना जवाब। और अब देखो, आप बच्चे नहीं हो, एग्जाम के अंदर जैसे आपसे पूछा जाए ना वैसे आंसर दिया करो सवाल का। अब आपसे पूछा जाए छोटा सा आंसर, आप लिखने लगे 3 नंबर का आंसर, तो फिर मतलब नहीं निकलेगा ना भाई। वही बात है, फिर बच्चे और बड़ों में क्या मतलब है, फिर कोई फर्क नहीं रहा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी आ गई थी हमारे पास, 2h न्यू एल्फा अपॉन में 2 अल्फा प्लस 1। और यहाँ पे जो हमारे पास में अल्फा था उसका मान कितना था, एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर। सही है ना। यहाँ पे एक बार सेल चेंज कर लेता हूँ मैं, सेल डिस हो गए। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है, बढ़िया। चलो ठीक है। अब अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास अल्फा का मान आ गया। अब क्या करो, अल्फा का मान रख दो फटाफट से। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में, देखो 2h न्यू, और अल्फा का मान कितना है, एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में 1।
सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब यहाँ पे थोड़ा इसको तरीके सोल्व करेंगे अपन। देखो तरीके सोल्व करेंगे तो यहीं से इसके आगे ही सोल्व कर लेते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बराबर, और ई को आप यहाँ पे बड़ा लिखो तो अच्छा रहेगा ना, एनर्जी का ई बड़ा लिखो। देखो ये हमारे पास 2h न्यू, और ये हमारे पास में एच न्यू अपॉन में क्या आ गया, m0 c²। ठीक है, अपॉन में आप एक काम करो, ये m0 c² है, अगर आप इसको एल्शियम ले लोगे तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, बताओ, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप m0 c² ले लिया आपने एल्शियम, तो इधर तो क्या आ गया 2h न्यू, और प्लस में इधर क्या आ गया हमारे पास में m0 c²। अब अपॉन का जो वैल्यू है ये हो गया कैंसिल, बराबर है, ये तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बराबर में बचेगा अपने पास में 2h² न्यू² कर दो, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं ये। अपॉन में देखो 2h न्यू प्लस में m0 c²। यहाँ तक कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है कि नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने ई डैश नाम के, और ये m0 c क्या होता है, m0 c होता है इलेक्ट्रॉन का विराम अवस्था में द्रव्यमान, विराम अवस्था में द्रव्यमान। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो इसको, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, सिंपल सा मान रख दो, मतलब E बराबर एच न्यू और ई डैश बराबर m0 c, m0 c नहीं m0 c² करो इसको। तो अब ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बराबर, वहां पे क्या है 2h न्यू, मतलब h²न्यू²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 2, और ये हो जाएगा आपका e², और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास, और ये 2 और h न्यू, और प्लस में m0 c² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ई डैश आ जाएगा। ठीक है, ई डैश हमारे पास आ जाएगा। चलो, और अब इतना कर लिया, अब एक काम करो, छोटा सा और करो। तो 2 हमारे पास में e², और अपॉन में देखो 2e मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 2e मैंने कॉमन ले लिया। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने ये 2h न्यू लिख रखा है, तो e बराबर h न्यू तो होता है, तो यहाँ पे e लिख दो, बात बराबर ही है। तो मैंने 2e को बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, है ना, 1 बच गया। प्लस में यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास में ई डैश अपॉन में बन गया ई, ये 2e से ये 2 तो गया, और एक ई बच गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच गया ई अपॉन में 1 प्लस में ई डैश अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, पर यहाँ पे 2e आएगा ना यार, बाहर मैंने लिया था 2e बाहर, तो ये हमारे पास आएगा ई अपॉन में 1 प्लस का ई डैश अपॉन में 2e, है ना। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट करके लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी बराबर ई अपॉन में 1 प्लस का ई डैश अपॉन में 2e। हुआ ये था कि जब पेपर राजस्थान छुट्टी का हार्ड बनता है ना, तो एग्जामिनर आपको ये करने को देता है कि प्रूफ करो कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का जो मान है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वो होगा ई अपॉन 1 प्लस का ई डैश अपॉन में 2e। तो बच्चे देखो 99% तो इसको नहीं कर पाते, और अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, इसमें करा क्या है अपन ने यार, देखो यहां तक तो आपको तरीके समझ में आ ही गया था, हमने सिर्फ अल्फा का मान रखा था, उसके बाद सिंपल ई बराबर एच न्यू और ई डैश बराबर m0 c², इतना करना है, आपका आंसर आ गया। लेकिन वही बात है ना, जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेगा उसी को तो पता रहेगा, नहीं तो पता किसको रहेगा बताओ, नहीं रहेगा ना पता। तो इसको उतारो फटाफट से, यहां तक उतार लो, ठीक है। और उसके बाद
देखो ये तो हमारे पास में आ गया ई वन वन प्लस में ई डैश अपॉन में टू ई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला तो देखो याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे डैश करके जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है मैक्सिमम बराबर, ये जो आपके पास फॉर्मूला आया था ना यहाँ पे 2h न्यू स्क्वायर अपॉन में क्या था 2h न्यू प्लस में एम नोट सी स्क्वायर। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कभी कभार ये भी प्रूफ करवाता है। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया, एक ये वाला रिजल्ट हो गया, और एक तीसरा रिजल्ट और आता है छोटा सा। वो क्या आता है, वो ये आता है कि आपको पता है कि न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन में लैम्डा। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख दूंगा तो बस मेरे पास जो मान आएगा वो भी कई बार एग्जाम में प्रूफ करवा लेता है। हाँ तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ना, न्यू अपॉन सी अपॉन लैम्डा में रख रहा हूँ अभी इसके अंदर। तो यहाँ तक आप उतार के डन करो, फिर मैं इसको रख देता हूँ, और फिर अपना ये टॉपिक जो है कॉम्पटन इफेक्ट वाला कंप्लीट हो गया। मतलब 3, 3.5, 4 नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। फिर अपन कल वाली जो क्लास रहेगी उसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, उसको कल पढ़ेंगे अपन। अब इसको पूरा ही कर देते ना, ये 2 मिनट का बचा हुआ है, तो आप इसको उतार लो बढ़िया तरीके से। देखो मैं तो पूजा से कहूँगा, मान साहब से कहूँगा, रेगुलर पढ़ते रहो, घर जाकर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं तो ये मानता हूँ निरंतरता में इतनी ताकत है। डेली बस क्लास ले लो, फिर बाकी एक बार संडे को कभी मन किया तो रिवीजन कर लेना। बाकी रिवीजन क्लास टेस्ट सब कुछ मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो आपको तो बस मैं जो कहूँ वो फॉलो करना है, और आपको घर पे कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। बस मैं इतना कहूँगा आपसे। हाँ भाई मान साहब, बिल्कुल टेस्ट होगा आपका। और इस संडे को अगर मैं बोलूँ तो टेस्ट अरेंज आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ अपना नया वाला एप्लीकेशन जो है ना, अगर वो आ जाए तो मैं थोड़ा फ्री भी हो जाऊंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो टेस्ट अपन या तो संडे को ले लेंगे ना फिर अगले संडे को ले लेंगे, क्योंकि अपना मैटर यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ है। तो हर संडे को टेस्ट होगा आपका। टेस्ट होगा जो नया वाला अपना एप्लीकेशन उसमें फीचर है कि फिक्स टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, और फिक्स टाइम रहेगा कि आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में आपको टेस्ट को देना है, बढ़िया तरीके से लिखना है और लिख कर मुझे सबमिट करवाना है उस टाइम के बीच बीच में। अब आप ये कहोगे कि सर ऐसा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे तो हम टीप लेंगे बीच में और कैसे भी चीटिंग कर लेंगे। देखो चीटिंग करोगे तो ना तो मुझे फ़ायदा है, उसमें आपका ही नुकसान है। तो मैं तो टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा बढ़िया तरीके से, और उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़कर टेस्ट देते हो तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, नहीं तो मुझे तो कोई नुकसान है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बीएससी में रिटन टेस्ट ही हो सकता है, अपन ऑब्जेक्टिव वाइज टेस्ट लेने से कोई मतलब भी नहीं है कि नहीं है। तो टेस्ट तो आपका होगा, और लास्ट में कहते हो ना कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पकड़ा दो, तो आप अगर ईमानदारी से शुरू से ही जो मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में दूंगा वही क्वेश्चन करते जाओगे ना, तो वही आपके इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, वही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक काम करना, आप इस वाले डेरिवेशन को आप खुद करके देखना ना, न्यू बराबर सी अपन लैम्डा जो है इसको आप खुद रख के देखना, और कल अपन रखवा देंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। लंबी हो गई क्लास, वैसे 1 घंटे की हो गई। मुझे लगता है कि देखो मुझे तो पता चला नहीं कि 1 घंटा कब हो गया।